अगला सवाल देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाई गई? निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में सबसे पहले, तो इसमें देखिएगा कार्यकाल जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में सबसे पहले संयुक्त बैठक बुलाई गई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मतलब संबंध में सबसे पहले बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। दोनों कथन सही है। हाँ, देखिए सभी धन विधेयक, जैसे विधेयक को आप, धन विधेयक को आप छोटे गोले में कर दें और वित्त विधेयक को बड़े गोले में कर दें, तो सभी धन विधेयक क्या हो गया? वित्त विधेयक हो गया। लेकिन बड़ा गोला छोटे गोले में तो आएगा नहीं, तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ठीक है। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, नहीं इस पर इसलिए जैसे स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। 32 पर है ना, बता दे रहा हूँ। इसके दोनों सही होंगे 32 के। एक एवं दो दोनों नहीं, कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूँ जिस समझने, जैसे इन्हीं सवालों में दिक्कत आ रही थी, बताऊंगा नहीं तो कैसे फायदा होगा आपको। प्रथम प्रकार का वित्त, एक दिन थोड़ा लेट ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अंधेरा हो जाता है रात में होने पे, तो अंधेरा हो ही जाता है, उसमें क्या है। चलिए, प्रथम प्रकार के वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, ऐसे विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा, जो प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक, और संयुक्त बैठक उसमें हो सकती है, तो दोनों सही है। किन विधेयकों के संबंध में गतिरोध के परिणाम स्वरूप संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं? ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके परिणाम स्वरूप नहीं हो सकता? धन विधेयक होगा तब भी नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक होगा तब भी नहीं होगा, वित्त विधेयक में हो सकता है। तो ए एवं बी, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब बजट के संबंध में देखिएगा, बजट 2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किए जाते थे। बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं, बिल्कुल सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रचलित नाम है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है, ये भी सही है। रेल बजट को आम बजट किस समिति के द्वारा दूर किया गया? 1924 में शायद एक वर्ष समिति के आधार पर उसको दूर किया, ये लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन। अच्छा ठीक है, मर्ज भी किया गया था। मर्ज किसके समिति के द्वारा किया गया था? विवेक देवराय समिति की सिफारिश के बाद 2015 में वो गठित हुई थी। ठीक है, तो 2017 में क्या है, रेल बजट और आम बजट को आपस में जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है। अगला है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी, या किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 117 में है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिना विधिक प्राधिकृत के, देखिए ये आर्टिकल जो मैं बोलता हूं एक आध बार आप उसको रीचेक कर लिया करिए कभी कभी, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, एरर कर सकता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिना विधि प्राधिकृत के किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, पर खत्म नहीं कर सकती है। देखिए इसमें खेल है, संसद किसी कर को बढ़ा नहीं सकती है, कम कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। तो दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। और बिना विधिक प्राधिकृत शब्द का अर्थ ये होगा कि विधि द्वारा जिसको वो अधिकार दिया गया हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो इस एरिया में, आजमगढ़ के एरिया में किसी को टैक्स वसूलना है, तो विधि मतलब कानून उसको अधिकार देगा ना। बात समझ में आएगी नहीं? तो उसी को बोलते हैं विधिक प्राधिकृत, मतलब विधि द्वारा जिसको प्राधिकृत किया गया हो। बात समझ आई? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। चलिए अगले पे आते हैं। लोकसभा में अनुच्छेद 113 के तहत जब मांग प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा क्या नहीं कर सकती? मांग में निर्दिष्ट राशि को बढ़ा नहीं सकती है, डी वाला ऑप्शन। अग्रिम अनुदान वोटान अकाउंट का संबंध किस अनुच्छेद से है? नहीं नहीं, 116 से कोई, ये 113 से है, 113 से। अगला देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, ये सब संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल होता है। तीनों का तीनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है।
धन विधेयक यदि लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि साधारण विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में सरकार त्यागपत्र नहीं दे सकती है। दे सकती है, उसका मन करेगा दे सकती है। ये जो किसी भी परिस्थिति लग गई है, इससे मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए कोई भी विधेयक, अब यही सोचिए, यही साधारण विधेयक अगर किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया तब क्या करेंगे? मान लो गैर सरकारी सदस्य ने प्रस्तुत किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मंत्री ही कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत करेगा और वो विधेयक अगर संसद में फेल हो गया तो फिर सरकार नहीं गिर जाएगी। तो ये जो लिखा हुआ है किसी परिस्थिति में, ये किसी परिस्थिति में तो मंत्री भी शामिल हो जाएगा ना। अगला सवाल, धन विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो देखो, धन विधेयक को केवल मंत्री प्रस्तुत करता है, ठीक है, और निर्णय चुनौती नहीं दी जाए, ये भी हो गया। तो दोनों कथन जो है सही है, 1 एवं 2। संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुझे लग रहा है अपने हाथ में यही लेना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। कहां तक पहुंच गए हम लोग? हाँ, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त, आप इसको देखिए, मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि बार बार मोड़ के पढ़ना ठीक नहीं लग रहा। कौन सा क्वेश्चन है? 45, जिससे स्क्रीन वालों को भी दिखाई देगा। ठीक है, क्या हुआ? नहीं नहीं, जो यूट्यूब पर देखेगा उसको यही देखना है, मेरा मुंह देखेगा। मेरा मुंह देखने से थोड़ी फायदा होगा कोई, और यहाँ पर लगा हुआ है तो उसको आवाज मेरी जाएगी। हाँ, 45 वाला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है। 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो, ये भी सही है। मतलब देखिए 6 माह तक, 6 माह के बीच तक ऐसा बोला जाता है ना कि मान लो लोकसभा में कोई विधेयक पारित किया और वो चला गया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, तो 6 महीने के बाद क्या करना पड़ेगा? संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। अब उसी टाइम पर राज्यसभा का सत्रावसान हो गया, वो लगातार 4 दिनों के लिए, तो क्या 6 महीने में उस 4 दिन को भी जोड़ोगे? 6 महीने में उन दिनों को जोड़ा जाएगा जब सत्र चलेगा, उसके बाद भी राज्यसभा कार्यवाही ना करे। बात समझ नहीं आ रही? जैसे मान लो लोकसभा से पारित हुआ, चला गया राज्यसभा में, राज्यसभा लगातार 6 महीने तक सत्र चलाती रही, काम करती रही, परंतु उस विधेयक पर काम नहीं कर रही। ठीक है, तब हो गया 6 महीना, उसके बाद संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि कार्य तो कर रही है, लेकिन 6 महीने में 4 दिन बाकी है और सत्रावसान हो जाता है, या लगातार 4 दिनों तक सत्रावसान हो जाता है और उसमें कोई कार्य नहीं होता, तो मतलब 6 महीना में प्लस 4 दिन और जोड़िए, तब जाके पूरा होगा। मतलब वो 4 दिन हटा दीजिए 6 महीने से, क्योंकि उन 4 दिनों में कोई काम ही नहीं हुआ ना, तो जब सत्र चला ही नहीं तो आप दिन क्यों जोड़ रहे हैं? दिन तो वो जोड़ेंगे जब क्लास चलेगी ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप 4 दिन तक लगातार क्लास में एब्सेंट थे, आप बोलेंगे 4 दिन तक क्लास ही नहीं चली तो एब्सेंट क्या था? बात समझ में आई? तो सत्रावसान अगर लगातार 4 दिनों तक हो गया, इसका मतलब है कि राज्यसभा तो चली ही नहीं, अब 4 दिन बाद अगर चलेगी तो वो 4 दिन जोड़ के तब 6 महीना जोड़ा जाएगा, ये इसका मतलब है। नहीं जोड़ा जाएगा, तो लिखा तो है ना, 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा। समझ आ गई बात? तो इसको आप 6 महीने में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? इसके बाद भी ना समझ में आए दोबारा कंसल्ट करिएगा। हाँ, दोनों सही है। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर किस पर थे हम लोग? अच्छा, 46 पर थे, ठीक है। 46 वाला देख लीजिए। यदि संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? जाहिर सी बात है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट प्रस्तुत करने के जो कितने चरणों से गुजरता है, ये सारे चरण गुजरते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जी सारे चरण रहेंगे इसमें कोई ऐसा चरण नहीं जो बाकी रहेगा। आप जाके दोबारा देख लीजिएगा, सारे चरण रहेंगे। मैंने इसको इसीलिए बनाया जिससे आपको सारे चरण इसमें याद हो जाए। देखिए, संसद में बजट प्रस्तुत दस्तावेज में क्या क्या सम्मिलित रहते हैं, सारी चीजें इसमें सम्मिलित रहती हैं।
बजट, भाषण और आर्थिक वित्तीय विवरण, अनुमान, और लास्ट में ही तो वित्त विधेयक पारित होता है ना, तो चारों को चार शामिल होता है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय करता है, इसको लिख लीजिएगा, वित्त मंत्रालय चालू करता है। आपको क्या लग रहा है? आर्थिक कौन सा है? मुख्य आर्थिक सलाहकार? नहीं नहीं, वित्त मंत्रालय। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण सामान्यतः बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट उस वर्ष पेश किया जाता है जिस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल खत्म होता है और नई लोकसभा के चुनाव। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा, तो इसमें केवल दो सही होगा। अंतरिम बजट आपको पता ही है ना, अंतरिम बजट देखिए समझ लीजिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, ये बजट प्रस्तुत होने के पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। अभी आगे वो सवाल आपको मिलेगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आगे एक सवाल है, ये भी दोनों सही है जी, दोनों सही है। 1 फरवरी 2024 और यह सीतारमण द्वारा पेश किए गए 50 वाले में केवल दो, दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस कटौती प्रस्ताव में मांग के नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है? तो इसमें पहला ही सही होगा ना, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ऐसा प्रस्ताव जैसे मान लो सरकार ने कोई योजना लाया और उस योजना को सरेआम नकार दिया जाए, मतलब जैसे मान लो 500 करोड़ की योजना है तो कट करके जीरो कर दिया जाए, वो होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। मतलब वो आपकी नीति ही नहीं पसंद आई, अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो मतलब सरकार गिर जाएगी, ये भी समझिए आप। और आर्थिक कटौती मतलब ऐसा कोई योजना है जिस पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले नकारात्मक रूप से, कि बहुत पैसा खर्च होगा। और सांकेतिक कटौती मतलब सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक कटौती उत्तरदायित्व के लिए आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। तो इसमें सांकेतिक कटौती होती है 100 रुपया 1 रुपया काट लिया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए आ गया ना पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण को भी संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको प्रस्तुत करने बजट प्रस्तुत करने से 1-2 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दोनों कथन सही है। विनियोग विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। विनियोग विधेयक जो होता है वो लागू होने तक सरकार के संचित निधि से कोई धन निकाल नहीं सकती। जब तक विनियोग विधेयक लागू ना हो तब तक सरकार पैसा नहीं निकाल सकती, आपको पता ही है। और विनियोग विधेयक को लागू होने में काफी समय लगता है, ये भी सत्य बात है। उसके लागू होने में काफी समय लगता है, इसीलिए लेखानुदान करना पड़ता है। लेखानुदान मतलब पूरे बजट का लगभग 1/6 हिस्सा तकरीबन 2 महीने के लिए सरकार पहले ही पैसा निकाल लेती है। हाँ, ये बजट का हिस्सा है। बात नहीं समझ रहा है, जो ही आम चर्चा होती है, आम बहस के तुरंत ही बाद लेखानुदान कर लिया जाता है, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होती है ना। तो आम बहस के तुरंत बाद ये वाला विधेयक पारित हो जाए, लेखानुदान हो जाएगा। अच्छा, अंतरिम सरकार जो है वो लेखानुदान थोड़ा बड़ा कर देती है, वही हो जाता है अंतरिम बजट। जो परमानेंट सरकार 2 महीने के लिए करती है वही अंतरिम सरकार 5-6 महीने के लिए कर लेती है, तो उसी को आप बोल देते हैं ये अंतरिम बजट। समझ आई बात? अंतरिम बजट और ये लेखानुदान में बस समय का अंतर है, समय थोड़ा ज्यादा कर देती है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसमें कौन सा कथन है? दोनों कथन सही है। देखिए, लेखानुदान को बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है, ठीक है। और इसे सामान्यतः अनुमान के मतलब कुल अनुमान, यहाँ कल लिखा हुआ है कुल अनुमान है, कुल अनुमान के 1/6 भाग के बराबर 2 महीने खर्च हेतु स्वीकृत की जाती है, तकरीबन 2 महीने के लिए। तो दोनों कथन सही है। अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक को 15 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को विधिक मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, दोनों कथन सही है। भारत की संचित निधि से किसका संबंध है? 266। भारत की संचित निधि से धन बिना संसदीय वित्त के नहीं निकाला जा सकता। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर सीधे आपको पढ़ाते हैं ना, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 58। चलिए ठीक है, 58 से चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 58 का, 58 का होगा सी। 59 का जो होगा डी, बी और सी।
बी और सी मतलब लोक लेखा और आकस्मिकता दोनों से कार्यकारी द्वारा निकाल सकते हैं पैसा। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 60 का तीनों सही होगा। हाँ, तीनों परिस्थितियों में राज्य की सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है जी। चौथा ऑप्शन गलत है, सूचना राष्ट्रपति का कोई कोई वो नहीं। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास का कमी प्रस्ताव किन तरीकों से ला सकती है? सारे तरीकों से ला सकती है। राष्ट्रपति को उद्घाटन पर, एक मिनट क्वेश्चन के पास तो पहुंचा देते हैं। सभी इसमें सही होगा। अब 62 में देखिए, वित्त विधेयक, इसमें उल्लिखित सभी मामले होते हैं या सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तीनों का तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 62 में तीनों सही है। अब वित्त विधेयक 2 जो है, इसको देखिएगा। वित्त विधेयक 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें भारत के संचित नीति पर भारित सभी व्यय संबंधी होते हैं। इसमें अनुच्छेद 110 का कोई मामला नहीं होता है और इसके संसद के किसी भी सदन को प्रस्तावित कर सकते हैं। तीनों कथन सही है। इसमें देखिए, वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय, दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, केवल पहले में नहीं होता। ठीक है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब ए वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, पहला अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई। हाँ, मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण। अरे भाई अगला देखिए, संसद की न्यायिक शक्ति को संविधान के उल्लंघन पर संसद राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों से मान लो ये सवाल आ जाता तो गड़बड़ हो जाता ना मामला। अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना पर दंडित कर सकती है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। तीनों तरह की आपातकाल की संस्तुति कौन करता है? अरे भाई, संसद करती है, राष्ट्रपति तो घोषणा करता है उसकी। यही सब तो सवाल समझने वाली चीजें हैं। इधर देखो, यहाँ संस्कृति को कल्चर का स्पेलिंग कर दिया है, कल्चर लिख दिया है। चलिए, अब आगे से शिकायत दूर हो जाएगी। आगे से मैं 3 बार चेक करूंगा। ठीक है, राज्यसभा की स्थिति किन मामलों में लोकसभा के समान है? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में समान है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ मिस हो रहा है उसको देखो, दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन मैं जान रहा हूँ दोबारा वाली पाली में जल्दीबाजी के चक्कर में हुआ होगा, सब जल्दी जल्दी हल करें। संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के निर्वाचन महाभियोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति में तीनों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान होती है। ये उसी स्टाइल में बनाया गया जिससे आपको सीखने का मौका मिले। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आपका मोटिवेशन बहुत ऊपर चला गया होता। बस आपको पैटर्न देखना चाहिए था। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जाती है? राज्यसभा में। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, ये मुझे लग रहा है आप लोग ये सवाल नहीं जानते रहे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नोट क्या, मैं एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य और अभिन्न अंग है। ये तो देखने में ही लग रहा है बहुत अच्छा है। अरे भाई सही है। संसद विधायी कार्यों को देखो, संसद के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारा काम कर सके, तो उसके लिए वो संसदीय समितियों का निर्माण करती है। तो ये दोनों कथन सही है। वर्तमान काल में संसदीय समितियों का विकास 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मुझे एक एक्सप्लेनेशन और करना है। वो जो इसके पहले वाला हुआ था वो ठीक से हो नहीं पाया, तो उसको फिर दोबारा करना है। नहीं, आप लोग जाएंगे, आपको नहीं करना है। इसका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 का दोनों सही है। 73 प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। चलिए 73 वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़िए। 73 इसमें देखिए, इसमें बी वाला सही होगा। संसद की अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति है, ठीक है, और इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में होता है, ये भी सही है। इसमें कुल 32 सदस्य नहीं होते, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला देखिए सवाल, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन समितियों में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? प्राक्कलन में ही नहीं होते हैं। अगला देखिए, प्राक्कलन समिति में
प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिएगा। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को ही कहा जाता है। तो जिसने प्राक्कलन समिति पढ़ा होगा उसके 4-5 सवाल कंफर्म सही हो जाएंगे। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई थी? 1950 में, जॉन मथाई के वो संस्तुति पर। आगे देखिए, बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 है। नहीं, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, हाँ, एस्टिमेट कमेटी। अगला देखिए, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? लोक लेखा समिति। ठीक है, अब ये देखिए, प्राक्कलन समिति के कार्यों के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। सारे कथन सही है, आप पढ़ लीजिए। हाँ, सारे कथन सही है इसके। जब ऐसे स्टेटमेंट हो तो आप मान के चलिए तो आपको उपहार मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका तात्पर्य ही है, इतना गहराई कोई नहीं याद कर पाता। नहीं, इतनी गहराई कोई याद नहीं कर सकता, तो ये एक तरीका है आपको याद करवाने का। यूपीएससी भी ऐसा सवाल नहीं देगी आपको कभी, नोटिस करिए। ये सिर्फ याद करा है, और यूपीएससी ने अगर ऐसा कोई सवाल दिया तो लगभग मान लीजिए सही होगा। अगला देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, प्राक्कलन समिति बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो। प्राक्कलन समिति अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, और प्राक्कलन समिति संसद द्वारा निर्मित नीतियों पर कोई प्रश्न नहीं कर सकती। तीन का तीनों सही है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका कार्य स्व परीक्षण जैसा है। पोस्टमार्टम मतलब घटना घट चुकी है, उसके बाद जांच पड़ताल करेगी, और ये संसद को मतलब बाध्यकारी सलाह नहीं देती है, परामर्शदात्री टाइप की है। अगला देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। जी जी जी, अगर ऑप्शन में संसद रहेगा और इसके ये नहीं रहेगा तो संसद कर देंगे आप, ये बात समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 82। हालांकि संसद ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन संसद में प्रेसिडेंट भी आ जाता है। समझ में आई बात? तो इसलिए ज्यादा क्लियर यही होगा। लिखिए, लिखना नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 83। 83 इसमें देखिएगा, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। प्रारंभ में इसमें कुल 15 सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और प्रारंभ इस समय मतलब इस टाइम पर 15 सदस्य लोकसभा से दिए जाते हैं, लोकसभा से रहते हैं, तो भी सही है। 15 सदस्य लोकसभा से रहते हैं और 7 सदस्य कहाँ से रहते हैं? राज्यसभा से। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22। अगला देखिएगा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन, पहला वाला सही है, और किसी मंत्री को समिति का सदस्य भी नहीं बनाया जाता, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा है, इसमें लोक लेखा समिति के बारे में असल में बात हुई है, लिख लीजिएगा। ये लोक लेखा समिति के बारे में बताता है। 1970 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। ये गलत है, दरअसल 1970 नहीं है, वो मुझे लग रहा है 1967 से है। दूसरा है, इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग, मतलब 2 और 3 इसका सही होगा। ठीक है, हाँ, विपक्ष देखिए, विपक्ष के सदस्य को बनाया जाता है, ये वाला सही, बस ये 70 वाली गलत। नहीं, अरे आप समझिए बात, समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, तो क्या लोकसभा में विपक्ष नहीं होता? समझ आई बात? आगे देखिए, सीएजी को निम्न में से किस समिति का मित्र पद प्रदर्शक कहा जाता है? लोक लेखा समिति का। क्वेश्चन नंबर 88 का भी लोक लेखा समिति होगा, जुड़वा बहन ये है प्राक्कलन समिति की। सरकारी उपक्रम समिति के विचारों का प्रतिपादन सबसे पहले जीवी मावलंकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियों की मूल शर्तें होती है? उपरोक्त सभी जो सदन द्वारा निर्वाचित होती है अथवा नियुक्त होती है। अब क्या इसको बताया?
निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समिति नहीं है? सरकारी आश्वासन समिति जो है वो वित्तीय समिति नहीं है। ये मैंने जानबूझकर टेढ़ा बनाया है, कई लोग ये वाला किए हाँ कोई नहीं। कौन कौन सी समितियां परीक्षण और नियंत्रण के लिए होती है? उपरोक्त सभी। हाँ, अधीनस्थ विधायन समिति, विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति, महिला सशक्तिकरण। दरअसल ये जो महिला सशक्तिकरण समिति होती है, ये महिला राष्ट्रीय महिला आयोग का जो रिपोर्ट होता है उसकी जांच करती है। संसद में विभाग से संबंधित कितनी समितियां होती हैं? टोटल 24 समितियां विभाग से संबंधित। तदर्थ समितियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष भी करता है और सभापति भी करता है राज्यसभा का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बी और सी। ठीक है। सरकारी उपक्रम समिति का जो गठन है वो कृष्ण मेनन समिति की 1964 में उनकी सिफारिश से इसको बनाया गया। इसको देखिए 95 में। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य लोकसभा से रहते हैं? 15 सदस्य। इसको पढ़िए, सरकारी उपक्रम समिति के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। यह समिति 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्योगों, मतलब ये वाला सही है, ये भी सही है। इसका कार्य 100 परीक्षण की तरह का है। ये वही है ना कि इसके पास कोई पावर होती नहीं, बस परीक्षण कर सकती है। जैसे मान लीजिए संसद में कोई, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, सरकारी उपक्रम से संबंधित ज्यादा पैसा खर्च हो गया, तो बस इतना बताया कि देखिए यहाँ पैसा ज्यादा खर्च हो गया, और ये सिर्फ सलाह देती है, इसका सलाह अधिकारी भी नहीं होता है। मतलब घटना घटने के बाद जैसे पुलिस नहीं पहुंचती है, ठीक वही इसका काम। तो इसीलिए तो इसका कार्य 100 परीक्षण का है। इसमें दोनों सही है, 96 का दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा के नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1990 में 17 विभागीय अस्थायी समितियां गठित की गई। देखिए इसमें सब कुछ सही है, बस डेट गलत है। डेट 1993 होगा, तो पहला कथन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 97 है ना। तो अगला वाला सवाल देखिएगा, और दूसरा वाला कथन इसका सही है। विभाग से संबंधित समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना है। ठीक है। पंद्रह 15 मिनट्स। आगे देखिए, कौन कौन सी विभागीय समितियां राज्यसभा के अधीन है? ये क्वेश्चन नंबर 98 है ना। अच्छा स्किप हो गया क्या? इसका तो बता दिया ना मैंने, पहला गलत है, दूसरा सही है। फिर 98 का देख लीजिए, इसका सभी होगा, उपरोक्त सभी। उद्योग समिति, वाणिज्य समिति, गृह मामलों की समिति, ये सभी राज्यसभा के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय समितियां लोकसभा के अधीन है? सारी समितियां लोकसभा के अधीन। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था? जॉन मथाई। इसमें उपरोक्त सभी। वेतन भत्ता समिति का गठन सर्वप्रथम 1954 में किया गया था। देखिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी समिति में कुल अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए वाला। छानबीन समितियां उपरोक्त सभी। ठीक है। 104 की सभी सही है, उपरोक्त सभी। ये बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बना दिया हूं, हालांकि उतना ही इंपॉर्टेंस कम नहीं हो रही इसकी, लेकिन बस इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। यहाँ ये गलत लिख दिया, इधर देख लीजिए, एडवाइजरी कमेटीज, इनके लोकसभा अध्यक्ष, अच्छा नहीं सॉरी, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। एडवाइजरी कमेटी डी वाला सही हुआ 105। 104 में तो उपरोक्त सभी। इसका देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 106 है ना? क्या मिस हो गया? बताया तो, संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला सवाल कौन सा है? 106, उसमें भी वही है, ये 30। उसी हिसाब से संसदीय समितियों का गठन ही होता है। हाँ, इसको देखिए, लोकसभा के सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक।
231। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 2031 2031 रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख लीजिएगा उसको, अगर 2026 रहेगा देख लीजिएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108। अगला देखिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा के नियम 184 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 110। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, इसमें दोनों सही है। लोकसभा के नियम 115 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके तहत सार्वजनिक महत्व के विषय पर कोई सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है, और ध्यान देने योग्य है कि इसके अंतर्गत चर्चा को उपरांत मत विभाजन प्रावधान है। सेकंड वाला सही है, इसमें सेकंड वाला सही है, पहला वाला नहीं सही है, तो इसका केवल दो विकल्प सही रहेगा। आगे देखिएगा, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? उपरोक्त सभी में। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें गुजरात की राज्यसभा सीटों के बराबर हैं? दोनों में, ए और बी, मतलब दोनों सही है। तो इसके लिए ध्यान नहीं यार, शायद 11 सीटें। हाँ, 11 सीटें। 116 का कौन सा सवाल है? नहीं 116। नीचे कुछ राज्यों तथा उनके आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, उनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मेघालय जो है सुमेलित नहीं है। हाँ, वहां एक ही रहा, इसमें 2 दिया गया है। आगे देखिए, आगे अगला देखिए, निम्नलिखित में से राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, बताइए। हाँ, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। भाई यही तो करेगा लेखानुदान। इसको आप दरअसल आपने लग रहा है बजट आप सही समझ नहीं पाए, आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेखानुदान का काम ही होता है निश्चित अवधि के लिए पैसा निकालना। कोई बात नहीं, तो मैं बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। धन विधेयक प्रस्तुत करने के, हालांकि इतना डिटेल बहुत आता नहीं, लेकिन आ जाएगा तो क्या कर लेंगे। धन विधेयक प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये राज्यसभा में नहीं होता है प्रस्तुत, संसद किसी भी सदन में नहीं किया जा सकता, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके लिए? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चौथा वाला सही है, तो केवल 4 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, मतलब विवादित टाइप का है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री का अधीन है, राष्ट्रपति का अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय का अधीन है। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी, सरकार से स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक मामले से संबंधित समिति है? उपरोक्त में से कोई नहीं, पहला वाला है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा कोई विधेयक जो कर लगाता है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर विधायक में नहीं रखा जाएगा? अनुच्छेद 117। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। पहला कथन गलत है, 2 और 3 सही है। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि देख रहा हूँ इधर ही बार बार मेरा मुंह हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 127 पे आ गया, देख लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सही है। क्वेश्चन नंबर 128 पे आइए, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 128 का डी सही होगा। 129 का डी। 130 भारत शासन अधिनियम 1935।
एक मिनट, भारत में न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से? शायद यही होना चाहिए, एक थोड़ा सा जो यूनिटरी मतलब एकल व्यवस्था है वो तो सुप्रीम वहां अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसमें देखिए भारत शासन अधिनियम ही होगा। नहीं, अमेरिका में नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका में स्टेट और सेंटर में दोनों जगह अलग अलग न्याय, तो यही सही है, भारत शासन अधिनियम 1935, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 131, संसद सदस्यों को कौन सा पद दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जैसे आप प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हैं। देखिए लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, सही चीज है। लोकसभा अध्यक्ष को ऐसी स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा, होगा मतदान, मैं बता रहा हूं, मत देने का अधिकार होगा, निर्णायक मत नहीं देगा। तो हाँ, पहला और दूसरा दोनों सही है। यदि किस दशा में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा? देखिए इधर देख लीजिए, असमान रूप से विभाजित हो तब भी नहीं करेगा, समान रूप संकल्प विचाराधीन हो तब भी नहीं करेगा, समान रूप से विभाजित हो तब तो करेगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जी डी वाला ऑप्शन मतलब सही है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा करता है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित किन समितियों का अध्यक्ष होता है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया या विचार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और लोकसभा अध्यक्ष के आचरण की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही आलोचना, दोनों सही है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन सभापति के रूप में प्राप्त करता है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। पहला सही दूसरा गलत है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है सांसद के रूप में अपना शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उनको पदच्युत करने का प्रस्ताव लोकसभा में आएगा? जीवी मावलंकर। लोकसभा महासचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी, उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन नंबर 140 नहीं, क्वेश्चन 140 ना, अच्छा 141। अध्यक्ष का विशेष अधिकार होता है, उसे जिस समिति का सदस्य बनाया जाता है वो उसका अध्यक्ष अपने आप हो जाता है, और उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि ये उपाध्यक्ष का पावर है, अध्यक्ष का नहीं। उपाध्यक्ष को यह शक्ति होती है कि वो जिस समिति का सदस्य बनाया जाता है उसका अध्यक्ष बन जाता है। निम्नलिखित में से किन, हाँ पहला सही दूसरा। लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा उपरोक्त सभी। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 140। हाँ ठीक है जी। हाँ तो यहाँ दिया है ना, थोड़ा इतना समझ लीजिएगा। अरे ऊपर दिया, विकल्प दिया है इसका, या तो इसको आप अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश मानिए, इसको हटा दीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दीजिए, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश मानिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए अब अगले पर आते हैं। 143, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह प्रावधान अनुच्छेद 109 में दिया गया है। जी, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानिए। राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है, सही चीज है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर राज्यसभा कोई सुझाव नहीं दे सकती, गलत चीज है, सुझाव दे सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के मुकाबले ज्यादा शक्ति है, गलत चीज है। तो सभी कथन में केवल एक कथन सत्य है, पहला वाला। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं, सही चीज है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम बना सकती है, सही है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक तो प्रभावी नहीं रहता, ये भी सही है। 147, 312 ये भी सही है, और ये गलत है शायद अब तक। हाँ ये गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला वाला देखिएगा, 105, अनुच्छेद 105, 149, 121, 121 और 150 में जो है ये दोनों सही हो जाएगा। अरे सुनो, दोनों नहीं सही होगा, ये दूसरा गलत होगा। ये दरअसल अध्यक्ष की आज्ञा होगी, यहाँ राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। 148 में ए सही होगा, 149 में ए सही होगा, 150 में ए सही होगा।
तीनों में ये सही होगा। ठीक है, चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।